जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, थर्मो शब्द का अर्थ होता है हीट तथा डायनेमिक शब्द का अर्थ होता है मोशन। इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है तथा सब्सटेंस के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जाती है और उसमें वर्क डन होता है। जब कार्य किया जाता है किसी सब्सटेंस पर तो प्राथमिक रूप में वह हीट पहले इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, बाद में कुछ अंश उसका कार्य में आता है। बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, फलस्वरूप कार्य होता है तथा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जांची जाती हैं, परखी जाती हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, आइए अब हम समझते हैं। यदि किसी सब्सटेंस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास तथा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो या चेंज ना हो, तब हम कहते हैं कि वह सब्सटेंस बाहरी सराउंडिंग से आइसोलेट हो गया है और हम यह कहेंगे कि तब वह सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में है। यदि हमने एक सब्सटेंस लिया है और हमने इसे किसी इंसुलेटर के थ्रू कवर कर दिया है, जिनके द्वारा हीट ना तो ली जाती है और ना ही दी जाती है, यहाँ पर हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, तब इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स तथा मास, ये सभी कांस्टेंट होंगे और चेंज नहीं होंगे। इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चों, यदि इसी सब्सटेंस के स्थान पर दो सब्सटेंस लिए जाएं इस प्रकार और उन्हें इंसुलेट कर दिया जाए, तभी भी चूँकि यह इंसुलेटर के थ्रू कवर्ड है, तब भी यह प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और इनकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स तथा मास चेंज नहीं होंगे। तब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ TA एंड टेम्परेचर ऑफ TB इज़ इन कांस्टेंट और कह सकते हैं कि यह थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ। यहाँ पर कुल 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके बाद जो आया है वो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, यदि आप किसी सब्सटेंस पर वर्क डन करते हैं, तब वह वर्क डन अमाउंट ऑफ हीट के चेंज के इक्वल होता है। बच्चों, यहाँ पर हम यदि एक बर्तन लें तथा और हम हीट प्रोवाइड करें, तब हीट का प्राथमिक अंश उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में उपयोग में आता है। द्वितीय भाग उसी हीट का कार्य करने में उपयोग में आता है। जैसे कि इस उदाहरण में यदि एक बर्तन में हम पानी लें और हम हीट प्रोवाइड करें, तब प्राथमिक चरण में हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर द्वितीय चरण में पानी के कण वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तथा कार्य होगा। यह है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बच्चों, यदि किसी सिस्टम में या निकाय में तापमान कांस्टेंट हो, तब हम उसे आइसोथर्मल प्रोसीजर या फिर समतापीय प्रक्रम कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसीजर में यदि तापमान कांस्टेंट होता है, तब कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इस प्रकार प्रथम नियम के अनुसार दी गई कुल ऊष्मा किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
ऊष्मा इंजन भी इसी नियम पर आधारित है। आइए बच्चों, अब देखते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों, यदि यहाँ पर हम दो सब्सटेंस लें, ए, बी तथा एक और सब्सटेंस ले रहे हैं, सी। ए सब्सटेंस का टेम्परेचर है TA, बी सब्सटेंस का टेम्परेचर है TB, सी सब्सटेंस का टेम्परेचर है TC। If there are two bodies which are in equilibrium, then TA is equal to TB, and if there are two another bodies, B and C, they are also in thermal equilibrium, then TB equal to TC. If both conditions are true, then we can say that A substance and C substance both are in equilibrium too, such that A and C both are in thermal equilibrium too. That means TA is equal to TC. This is our zeroth law of thermodynamics. आइए बच्चों, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। यदि हम किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास लेते हैं और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज़ करते हैं, तब जितना अमाउंट ऑफ हीट उस सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वह अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट कहलाती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं एक उदाहरण। प्रेशर कुकर जिसमें वॉल्यूम नियत रहता है तथा प्रेशर हाई होता है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। आइए बच्चों, अब देखते हैं मेयर्स इक्वेशन। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज specific heat at constant volume। बच्चों, यहाँ पर हम 1 मोल गैस ले रहे हैं एक कंटेनर में, जिसमें हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है। यदि हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब इनिशियल वॉल्यूम V है गैस का, कंप्रेशन होने पर वॉल्यूम कम हो जाता है और पिस्टन हमारा मोशन में आकर डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट लेता है। बच्चों, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया इंटू डेल एक्स करेंगे, तब हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। टोटल वर्क डन जब हमने किया है वो फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के स्थान पर पिस्टन का मोशन ले रहे हैं dx, फोर्स के स्थान पर लेंगे फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया डेल एक्स। बच्चों, डेल एक्स इंटू ए इज़ डेल वी, इस प्रकार हमें मिलेगा P इंटू डेल वी। टोटल वर्क डन इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों, यहाँ पर हम दो केस ले रहे हैं। केस 1 में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब प्रेशर, बच्चों थर्मोडायनामिक्स रूल के अकॉर्डिंगली जब हम अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तब प्राथमिक रूप में उसमें इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है तथा सेकेंडरी उस अमाउंट ऑफ हीट का उपयोग कार्य में किया जाता है। इस प्रकार amount of heat is equal to the change in internal energy and work done। आइए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर केस 2 में स्पेसिफिक हीट Cp है। इस प्रकार डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल वर्क डन। डेल Q इक्वल टू ms del T, S के स्थान पर Cp लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर डेल U है बाय फर्स्ट इक्वेशन Cv del T। वर्क डन इज
प्रेशर डेल वी। मान रख दीजिए, मान रखने पर डेल क्यू के स्थान पर एम सी पी डेल टी, डेल यू के स्थान पर एम सी वी डेल टी तथा वर्क डन के स्थान पर पी डेल वी। बच्चों यहाँ पर बाय आइडियल गैस वी कैन से दैट P del V is equal to N और del T। मान रख दीजिए, मान रखने पर CP del T minus M CV del T that is equal to N M R del T। M यहाँ पर हम 1 मोल गैस ले रहे हैं, M कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। Cp माइनस Cv del T that is equal to M R del T। MM will be cancel, del T will be cancel, Cp minus Cv equal to R। Thus we can say that Cp is greater than Cv। बच्चों यहाँ पर Cp स्पेसिफिक हीट है जब प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, तथा Cv भी स्पेसिफिक हीट है जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं। किसी गैस सब्सटेंस को यदि हीट प्रोवाइड करते हैं और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तब स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब स्पेसिफिक हीट कम होगी, और दोनों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा जो कि हमारा गैस कांस्टेंट है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तथा सिस्टम में वर्क डन बहुत स्लोली होता है, जिससे हीट चेंज होती है और सराउंडिंग से हीट का आदान प्रदान भी होता है, तथा यह प्रोसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रोसीजर बहुत स्लो होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इस वजह से इसमें इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। बच्चों आइए देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम किसी भी सब्सटेंस को आउटर सराउंडिंग से आइसोलेट करके रखते हैं, जिसके वजह से इसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि हीट कांस्टेंट रहती है। हीट कांस्टेंट रहती है और इसमें होने वाली प्रोसेस फास्ट हो जाती है, तथा इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज होती है। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस पॉइजन्स लॉ को फॉलो करता है। पॉइजन्स लॉ के अकॉर्डिंगली PV कामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहाँ पर इक्वल टू CP/CV होता है। बच्चों यह रेशियो स्पेसिफिक हीट का है, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 मोल गैस व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 मोल गैस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आइए बच्चों अब देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल। बच्चों यहाँ पर हमने कंटेनर लिया है जिसमें हमने वॉल्यूम ली है। इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तथा आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड दैट इज V2। यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू P इंटू डेल V। आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलवेज फॉलोज बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इक्वल टू RT, P की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए इक्वल टू RT/V। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए। W इक्वल टू RT डिवाइड बाई V dV, इंटीग्रेशन साइन लगाइए, V1 गोज टू V2। RT इज कांस्टेंट, सो RT आगे आ जाएगा, V1 टू V2 1/V dV। बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली 1/x ऑफ dx इज इक्वल टू log x
फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 1/v का इंटीग्रेशन होगा log v, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू RT log अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट, लॉगरिथम के रूल के अकॉर्डिंगली log V2/V1। आइए बच्चों देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पर भी हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें इनिशियल वॉल्यूम V1 है। फोर्स लगाने पर V2 वॉल्यूम हमें इंक्रीज्ड प्राप्त हो रहा है। यदि एडियाबेटिक प्रोसेस लेंगे तब हीट का आदान प्रदान आउटर सराउंडिंग से नहीं होगा। इस टाइम पर इट फॉलोज पॉइजन्स लॉ। इसके अकॉर्डिंगली P गामा इक्वल टू K, दैट इज इक्वल टू P1V1 गामा, दैट इज इक्वल टू गामा। बच्चों P2V2 गामा। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P del V, दैट इज इक्वल टू K। P के स्थान पर रखेंगे V1 गोज टू V2, हमारी लिमिट हो जाएगी। P के स्थान पर हम रख रहे हैं K डिवाइड बाय V गामा dV। बच्चों K कांस्टेंट आगे ले लीजिए, V1 V2 गामा dV। बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल लगा रहे हैं। 1/x की पावर n का dx x की पावर -n+1 डिवाइड बाय -n+1। बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन का रूल फॉलो करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर k V1 goes to V2 V minus dV, work done equal to K V गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा। लिमिट लगा दीजिए V2 V1, वर्क डन इक्वल टू। बच्चों यहाँ पर हमने K के स्थान पर P1 V1 गामा P2 V2 गामा लिया है। इंटीग्रेशन किया है हमने, 1 माइनस गामा को कॉमन लिया है। अपर लिमिट लगाई है V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा ये हमने बाहर ले लिया है। K के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों P2 V2 की पावर गामा। यहाँ पर हमने इसको इंडेक्स के लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया है, V2 की पावर 1 इंटू V2 की पावर माइनस गामा। अगेन K का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, K के स्थान पर रख रहे हैं P1 V1 की पावर गामा और अगेन हमने यहाँ पर इंडेक्स लॉ लगाया है। बच्चों V2 की पावर गामा तथा V2 की पावर माइनस गामा न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमें मिलेगा P2 V2। इस प्रकार बच्चों यही स्टेप हमने यहाँ पर पुनः लिखी है। देखिए P1 V1 इक्वल टू RT1 तथा P2 V2 इक्वल टू RT2। 1/1 माइनस गामा, यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो हमें मिल गया है गामा -1, जिस वजह से P2 V2 के स्थान पर हमने रखा है RT2 माइनस RT1, बट माइनस साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा RT1 माइनस RT2। R कॉमन ले लीजिए। इस प्रकार वर्क डन इक्वल टू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इक्वल टू 1 डिवाइड बाय गामा -1 R T1 माइनस T2 हमें प्राप्त हो रहा है। बच्चों हमें 2 बॉल्स दी गई हैं जो सेम मटेरियल से बनी हैं और 5 ग्राम तथा 10 ग्राम की हैं। अगर
वह समान वेग से किसी लक्ष्य पर टकराती हैं और टकराने पर जो उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वह पूरी ऊर्जा बॉल के तापमान को बढ़ाती है। तब बच्चों कौन सी गेंद का तापमान ज़्यादा होगा? यहाँ पर हमें 2 बॉल्स दी गई हैं जिनके मासेस हैं 10 ग्राम तथा 5 ग्राम। सेम मेटल के बने हुए हैं। यदि हम इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब हमसे पूछा गया है कि किस बॉल में ज़्यादा हीट बनेगी, प्रोड्यूस होगी। बच्चों, यदि इनका वेलोसिटी v है, मीटर पर सेकेंड दे रहे हैं, मास mkg है, स्पेसिफिक हीट यदि c है, तब काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², तथा यह काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। वर्क डन इक्वल टू JQ। Q के स्थान पर हम ले सकते हैं ms∆T, इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने पर mm विल बी कैंसल एंड राइज इन टेम्परेचर विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। C यहाँ पर हमने S के स्थान पर लिया है जो कि स्पेसिफिक हीट है। mm विल बी कैंसल, इस प्रकार हमें राइज इन टेम्परेचर मिलेगा v² डिवाइड बाय 2c। स्पष्ट है कि यह मास पर डिपेंडेंट नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दोनों ही बॉल्स का टेम्परेचर सेम टू सेम इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमने हीट का ट्रांसफ़र पढ़ा तथा वर्क डन व इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पढ़ने तथा समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।